सो हाय एवरीवन, वेलकम टू विशाल एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेबा बोर्ड के क्लास 10th का जो सोशल साइंस का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, ये मतलब वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर के बारे में पूरी तरीके से हम आज बात करने वाले हैं, जो भी मतलब पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सेवा बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपका मीडियम चाहे इंग्लिश हो या एसामीस हो, आपके लिए उतना ही मतलब बेनिफिशियल होने वाला है जितना कि मतलब एक पर्टिकुलरली मैं कोई भी एक लैंग्वेज में बनाऊँ। ओके, इसीलिए मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप दोनों के लिए मतलब कन्वीनियंट हो पूरी तरीके से। ठीक है, और जो भी स्पेशली मैं एसामीस मीडियम के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर लैंग्वेज वेरियर हो रहा है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं एसामीस में भी फिर से अगेन ये वीडियो मतलब बनाने वाला हूँ। ओके, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इस चैप्टर का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, और एसामीस मीडियम में होता है बंग विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है सर। सो मेरा नाम सागर है, मैं बताना भूल गया, मेरा नाम सागर है। आप मुझे सागर भैया बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो भी बोलना है बोलो, बस क्लास अच्छे से करो। और क्लास ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसा लगा, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है क्लास तुम लोगों के लिए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी यूट्यूब चैनल पे यानी कि विशाल एकेडमी पे आप लोगों के लिए सोशल साइंस का जो पूरी तरीके से चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक है ना, पूरी तरीके से कवर कराऊँ वन शॉट करके एक चैप्टर के लिए। ठीक है, तो मैं मतलब 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से कवर करा सकता हूँ, और मैं पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कराऊँगा। साथ साथ एक मैराथन क्लासेस होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है उसके लिए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब कोई भी अगर मुद्दा हम बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ना। इसके बारे में जानने से पहले, जैसे कि अभी हम आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं 1905 से लेकर 1911 के टाइम पीरियड के बारे में। मतलब इसी टाइम मतलब जो पीरियड के अंदर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ओके, इस टाइम पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं, बट स्टिल इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाकर हमें समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि ब्रिटिश ने नो डाउट्स इंडिया को शासन किया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, है ना। कई सारे लूट किया था, यहाँ से लूट के कई सारे हमारे रिसोर्सेस अपने देश ले गए थे, राइट। तो ये हो गया है ना ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आफ्टर 1857। आपको 1857 के बारे में ऑब्वियसली पता होगा क्या हुआ था। जिसको जिसको पता नहीं है नीचे कमेंट करके बताओ। तो ये मुझे थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लोग कितना पुलिस हो, कितना आप लोग जानते हो, राइट। तो देखो 1857 में क्या हुआ था, सिपाही म्यूटिनी हुआ था या सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसमें आसाम से भी मनीराम देवन का पार्टिसिपेशन था, पियोली बरुआ के साथ मिलकर और भी कई सारे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर। मनीराम देवन ने इसको आसाम में भी एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई किया था, बट वो सफल हो नहीं पाए थे। ओके, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि देखो अगर आप आगे से मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि और भी इंडिया के कई सारे पार्ट्स में हुआ था, झांसी में हुआ था, मेरठ में हुआ था, राइट। तो मतलब 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी था, तब से ही मतलब नेशनलिज्म ग्रोथ हुआ था। ठीक है, इंडिया के जो लोग थे उन लोगों के बीच में, मतलब 1905 से पहले ही मतलब नेशनलिज्म एक तरीके से ग्रो कर चुका था। जैसे कि बंगाल बिकेम सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और जो बंगाल है, जो आज का जो वेस्ट बंगाल है, इतना छोटा नहीं था। मतलब पहले क्या था, बंगाल बोलने से आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल अभी का है ना, जैसे कि बिहार है, उड़ीसा, इन सभी को मिलकर एक बंगाल था उस टाइम पे। ठीक है, तो बंगाल मतलब पूरी तरीके से एक सेंटर था। मतलब इंडिया में जो रूल कर रहे थे ब्रिटिश, बंगाल को सेंटर करके वो लोग रूल कर रहे थे। तो ठीक है, तो बंगाल था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर था। आगे के स्लाइड में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करनी चाहिए यहाँ पर। सो आगे का स्लाइड है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। मतलब पूरी तरीके से स्टार्ट करने वाले यहाँ से, पर इससे पहले हम क्या करने वाले हैं अभी, थोड़ा सा मतलब आगे जाकर हम समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है यहाँ पर हम थोड़े से और भी कई सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मान लो जो 1905 में जो
1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, है ना। तो इसमें मतलब किसने किया था ये किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते, हमें थोड़ा आइडिया होना इंपॉर्टेंट रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम शॉर्ट में EIC बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया जिसका फुल मीनिंग रहता है। तो EIC इस्टेब्लिश हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, 1600 में हुआ था, 1600 में हुआ था। और ये इंडिया कब आए थे? इंडिया आए थे 1608 में आए थे। 1608 में किसका शासन था इंडिया में? मुगल कौन एम्पायर था उस टाइम में? था जहांगीर। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में घुसे थे उस टाइम में इंडिया का जो मुगल एम्पायर था वो कौन था? ये होगा जहांगीर होगा, जो मतलब अकबर के बाद ही आया था, अकबर का सन था, ठीक है, सक्सेसर था वो। तो जहांगीर के शासन में आया थे। और कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर को कई सारे रिक्वेस्ट भेजा था कि ट्रेड के लिए परमिशंस मांगी थी, बट जहांगीर ने उनको अलाउ नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनके साथ मतलब फ्रांस के साथ पहले ही जहांगीर का अच्छा एक ट्रीटी चल रहा था। और ट्रीटी के तहत वो लोग मतलब टैक्स वगैरह जहांगीर को पे कर रहे, अच्छा एक रेवेन्यू, अच्छा खासा एक रेवेन्यू आ रहा था फ्रांस और डच के तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिश के लिए मतलब वो करना नहीं चाहते थे, मतलब ताकि मतलब उन लोगों के बीच में थोड़ा सा नाराज़गी बढ़े, इसीलिए तो जहांगीर ने उनको कैप्टन विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं दिया था। मतलब फर्स्ट टाइम जब 1808 में कैप्टन आए थे तो उनको परमिशन नहीं दिया गया था। तो कैप्टन ने जो उस टाइम के इंग्लैंड के जो शासक थे विलियम वन, तो उनके थ्रू एक फिर से अगेन एक राजदूत भेजे थे जिन्होंने मतलब कई सारे गिफ्ट वगैरह लेकर गिफ्ट के साथ जहांगीर से फिर से परमिशन मांगी थी। और जहांगीर लास्ट में इम्प्रेस होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ लिमिटेड एक्सेस दिए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले वो लोग गुजरात में से स्टार्ट किया था उन लोगों ने। और गुजरात के बाद जैसे कि इंडिया के कई सारे पार्ट्स में उन लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया था, ठीक है। ट्रेड पहले तो मतलब पूरी तरीके से वो ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि कॉपर हो गया, है ना, जैसे कि बाकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, ये सब मतलब पूरी तरीके से। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे वो लोग, ठीक है। कॉटन वगैरह का, है ना, टी हो गया। तो बाद में मतलब हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ट्विस्ट कब आता है? 1757 में आता है, ठीक है। 1757 में क्या हुआ था? किसको किसको पता है? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और उसके बाद कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, ठीक है, बंगाल में हुआ था, बंगाल में। और इसके बाद मतलब पूरी तरीके से ब्रिटिश के हाथ में बंगाल चला गया था। मतलब फर्स्ट टाइम बंगाल में या इंडिया में कोई पार्ट में पॉलिटिकली मतलब पावर में आए थे ब्रिटिश। ये इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसके बाद ब्रिटिश ने जो उस टाइम का बंगाल का शासक था मिर्जुमला, उसको मतलब एज ए पॉपेट किंग बनाए थे, मतलब अपने हिसाब से चला रहे थे। इसको पॉपेट किंग बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो। और हिंदी में इसको जैसे कि पुतला की तरह बोलते हैं ना, तो उस तरीके से था, ठीक है। और बाद में मतलब फिर से एक ट्विस्ट आता है कि मतलब कि मिर्जुमला अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, मतलब कि इंग्रज के जो लीडर्स थे उनका बातें नहीं सुन रहा था, अपने हिसाब से कुछ काम कर रहा था। तो इसीलिए फिर से अगेन 1765 में पूरी तरीके से, ठीक है, 1765 में पूरी तरीके से मिर्जुमला को हटाकर चीफ ऑफ कमांडर मतलब कौन बने थे? ये मतलब आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं उसके थ्रू आप लोगों को जान पाऊँगा कि आप लोगों का कितना क्लियर है, मतलब ये टॉपिक्स थोड़ा बहुत तो मुझे समझना पड़ेगा आप लोगों के लिए, राइट। तो ये हो गया है ना। तो उसके बाद पूरी तरीके से मतलब बंगाल का जो शासन है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव के पास चला गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। तो बंगाल के बाद और भी कई सारे पार्ट्स में जैसे कि एक्सप्लोटेशन शुरू हो गया था पूरी तरीके से फुल्ली। तो ऐसे करके करके पूरी तरीके से एक दिन इंडिया को कैप्चर किया था। मतलब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था, 1757 से हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसके मेन मुद्दे के बारे में, जो कि 1905 से लेकर 1911 तक है, ठीक है।
अभी हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है, या जो मतलब हमारा आज का सब्जेक्ट का स्टार्टिंग यहीं से होता है, मतलब एग्जैक्टली। ठीक है, पर सब्जेक्ट जानने से पहले, जो भी आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ये जानने से पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है, कि किसने किया था, कब किया था, ये जानने से पहले कि वो कौन है, कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ें। ओके, तो जो बंगाल का जो पार्टीशन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये हुआ था एग्जैक्टली ऑफिशियली हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ये क्वेश्चंस ये हर साल आता है एग्जैक्टली। अब मैं आपको अगर बताऊं तो कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, ये भी आता है। ये हुआ था लॉर्ड कार्जन के द्वारा। ऑब्वियसली आप लोगों को ये पता होगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, और इसका टाइम और किसने किया था ये आपको याद में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसने अनाउंस किया था? लॉर्ड कार्जन ने किया था। कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 में किया था। और बंगाल को मतलब उस टाइम में कितने भाग में भाग किया गया था, मतलब कार्जन ने कितने भाग में भाग किया था, डिवाइड किया था? एक था ईस्ट बंगाल एंड आसाम, जिसको मतलब आसाम के साथ आज का जो बांग्लादेश है इसको मार्च करके एक नाम दिया था ईस्ट बंगाल एंड आसाम, जिसमें कि मतलब मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, मतलब मुस्लिम्स का मेजोरिटी थी। ठीक है, और एक था मतलब पार्ट जिसका नाम था वेस्ट बंगाल, जो आज का वेस्ट बंगाल है। इसमें हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी, मतलब हिंदू पीपल ज़्यादा थी यहाँ पर। ठीक है, हिंदू मेजोरिटी थी यहाँ पर पूरी तरीके से। तो ये मतलब पार्टीशन मतलब कि ब्रिटिश क्लेम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए किया था, आसानी के लिए किया था। बट इसका मतलब एक्चुअल रीज़न और भी कई सारे रीजन्स थे, जो हम अभी बात करने वाले हैं। ये आपको एग्जाम में आता है कि क्या क्या रीजन्स हो सकते थे और क्यों किया था, मतलब क्लाइव ने, है ना, सॉरी लॉर्ड कार्जन ने क्यों किया था। तो रियल मतलब एम या पार्टीशन का क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आपको पता होगा ब्रिटिश का एक पॉलिसी था जो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो कि मतलब वो चाहते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी ब्रेक करना और दोनों को लड़वाना, और उसी के ऊपर उसी का फ़ायदा उठाकर आसानी से शासन कर पाए, स्मूथली मतलब वो लोग शासन कर पाए। और कंट्रोल नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह थी उसको कंट्रोल करना उन लोगों का और एक लक्ष्य या एम था, मतलब। ठीक है, उस टाइम में मतलब बंगाल क्या था कि एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग का एक हब था, मतलब पूरी तरीके से इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, या जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, है ना, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे के सारे मतलब बंगाल में थे। तो बंगाल को अगर आसानी से अगर वो लोग एक्टिविटीज़, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह को अगर ब्रेक कर पाए या इसको मतलब कंट्रोल कर पाए, तो बाकी पार्ट्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सोच के उन लोगों ने बंगाल को ये मतलब बड़ा एक नेशनल मूवमेंट होने से पहले ही मतलब उन लोगों ने इसको ब्रेक करने के लिए ट्राई किया था, और कई सारे मुद्दे पे मतलब उलझाने के लिए ट्राई किया था, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के जो मतलब उन लोगों ने बीच में क्लेश वगैरह लगाने के लिए ट्राई किया था। ओके, तो ये हो गया मतलब एम उन लोगों का मेन। तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से आप लोग थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो। तो पीपल्स रिएक्शन मतलब लोगों का रिएक्शन कैसा था इसके ऊपर, जैसे कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एक्रॉस बंगाल, मतलब जो 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी था, 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी था, इसमें मतलब पूरी तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। ओके, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, 1857 का जो वार था या सिपाही म्यूटिनी था, इसमें लोगों का पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं था। बट जो ये 1905 से लेकर 1911 के बीच में जो नेशनल जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, इसमें बंगाल से हर एक वर्ग से सभी लोगों का मतलब पार्टिसिपेशन था अक्रॉस द बंगाल। ओके, इसमें मतलब पब्लिक मीटिंग्स वगैरह हुए थे, स्ट्राइक्स हुए थे, रैलीज वगैरह निकाली गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सब नहीं करते तो उस टाइम पे सभी लोगों से रीच नहीं हो पाता। ओके, मतलब किसान ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था नेशनल मूवमेंट में, जो भी हमारा स्वदेशी मूवमेंट है ना, इसमें। और मतलब सबसे बड़ी बात तो क्या है कि न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर मतलब अपोज द डिसीजन, न्यूज़पेपर जो थे इसके मतलब ऑनरशिप फुल्ली ब्रिटिश के पास नहीं था। कई सारे न्यूज़पेपर ऐसे मतलब पॉपुलर न्यूज़पेपर थे जो बंगाल से इंडियन लोग मतलब चलाते थे। तो ये न्यूज़पेपर जो है पहले तो ब्रिटिश के खिलाफ लिखने में थोड़ा सा डरते थे, बट स्टिल इस मूवमेंट में मतलब जो भी स्वदेशी मूवमेंट था इसमें पूरी तरीके से उन्होंने अपोज किया था, और जिससे कि मतलब पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में लोग जान पाए थे न्यूज़पेपर्स के थ्रू कि ब्रिटिश हमारे लिए मतलब पूरी तरीके से अच्छे काम नहीं कर रहे, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन चला रहे पूरी ऑल ओवर इंडिया में, और ये जो देश का रिसोर्सेज है इसको मतलब अपने देश ले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ब्रिटिश के जो भी
गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बॉयकॉट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को मतलब समझ आ गया था एक तरीके से। तो मतलब न्यूज़पेपर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इसमें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बर्थ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ था? ऑब्वियसली पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्टार्ट ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशंस। जो पार्टीशन हुआ था ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, इसके पार्टीशन को लेकर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इनकरेज सेल्फ रिलायंस, ठीक है। मतलब इस मूवमेंट में मतलब कि जो आत्मनिर्भरता है इसको मतलब पूरी तरीके से इनकरेज किया था, और सपोर्टेड बाय नेशनल लीडर्स। जो नेशनल लीडर्स थे, है ना, नेशनल लीडर्स जैसे कि मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ तो बंगाल में ही थे, मतलब जो नेशनल लीडर्स थे उन लोगों का पूरी तरीके से इसमें सपोर्ट हुआ था। उससे इससे पहले मतलब क्या होता था कि ब्रिटिश के लिए भी मतलब वो ब्रिटिश के खिलाफ होकर थोड़ा बातें करना, थोड़ा सा डरते थे। मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश के लिए मतलब इंटरनली या एक्सटर्नली मतलब कनेक्ट थे, मतलब ब्रिटिश के कोई दोस्त थे कई सारे, जैसे कि ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे, राइट। तो इसीलिए मतलब डरते थे। बट इस टाइम जो स्वदेशी मूवमेंट था, इस टाइम सभी ने ब्रिटिश के खिलाफ जाने का मतलब फैसला किया था कि हम डरते अगर रहेंगे तो ब्रिटिश एक दिन हमें पूरी तरीके से एक्सप्लोटेशन करता रहेगा, कभी भी मतलब नहीं छोड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हमारे ही देश में है और हमको ही मतलब शासन कर रहे, ये सभी के दिमाग में आ गया था उस टाइम के लीडर्स के बीच, और सभी का सपोर्ट रहा था। बंगाल के साथ ही जो भी जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, है ना, गुजरात हो गया, उस तरफ से भी जो भी लीडर्स थे उन लोगों का सपोर्ट्स मिला था, फुल सपोर्ट मिला था। तो इसीलिए हम स्वदेशी मूवमेंट जो था ये मतलब सक्सेस हो पाए थे हम लोग। मीनिंग ऑफ स्वदेशी, जो स्वदेशी है, स्वदेशी मूवमेंट जो हम बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ वंस ऑन कंट्री, मतलब जो खुद का सामान है इसको यूज़ करने को ही मतलब स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट का जो स्वदेशी है इसका मतलब मीनिंग है खुद का सामान को यूज़ करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज़ इंडियन मेड गुड्स, जो भी इंडिया में बने हुए जो भी सामान है इसको मतलब यूज़ करना है। रिजेक्ट फॉरेनियर प्रोडक्ट्स, जैसे कि फॉरेन कंट्री का जो भी प्रोडक्ट्स रहता है, स्पेशली ब्रिटेन से जो भी आता है या इंग्लैंड से जो भी आता है, इसको मतलब रिजेक्ट करना था इस स्वदेशी आंदोलन का मूल लक्ष्य, ठीक है। और इंडियन सामान को मतलब कि एक्सेप्ट करना था। जैसे कि हम मतलब देश के सामान को थोड़ा सा इनकरेज करना पड़ेगा, देश के जो भी बिजनेसमैन वगैरह है उन लोगों को, तभी हम मतलब सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो अगर हम ब्रिटिश के सामान वगैरह यूज़ करेंगे तो ब्रिटिश के जो देश है वहाँ पर मतलब हमारा रेवेन्यू वगैरह जा रहा है, टैक्स वगैरह जा रहा है, राइट। तो इसीलिए मतलब वो लोगों ने फॉरेनर प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया था। मेथड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको करने का मेथड्स क्या क्या थे? जैसे कि पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, जैसे कि ब्रिटिश का जो भी सामान वगैरह थे, कपड़े थे, राइट, ये सब मतलब बॉयकॉट करना। दूसरा वाला था बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स, मतलब उस टाइम में क्या हुआ था कि फॉरेन कंट्री का जो भी मतलब बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह थे, कपड़े वगैरह का जो भी है ना, वो सब मतलब जलाया गया था, पूरी तरीके से जलाया गया था वो लोग, वो ठीक है, मतलब प्रोटेस्टर्स ने इसको जलाया था। तो प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उस टाइम में इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है इनको भी मतलब प्रमोशन मिली थी, ठीक है, नेशनल या जो स्वदेशी मूवमेंट थी इससे। जैसे कि उस टाइम में अगर मैं बात करूँ, आपको टिस्को के बारे में पता होगा, TISCO, टिस्को के बारे में पता होगा। टिस्को मतलब क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसी टाइम में 1907 में इसका इस्टाब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था स्वदेशी मूवमेंट को ध्यान रखते हुए, है ना, उसी के टाइम में हुआ था। जो आज हम बोरोलिन यूज़ करते, स्किन केयर जो होता है बोरोलिन, ये भी उसी टाइम में स्टार्ट हुआ था। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी उसी टाइम में, जैसे कि 1901 में 1911 में इसका मतलब इस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही हुआ था, क्योंकि हमें अभी फॉरेन कंट्री का, स्पेशली ब्रिटेन का या इंग्लैंड का मतलब सामान यूज़ भी नहीं करना है और सर्विस भी हमें लेना नहीं है, ठीक है। देश के सामान को या देश के जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है इनको मतलब बढ़ावा देना है, इसीलिए इसी को सोचते हुए ये सब स्टार्ट हुए थे। तो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में कई सारे ग्रोथ हमें मिला था। जैसे कि उस टाइम में क्या होता था कि ब्रिटिश ने पूरी तरीके से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसको मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। फिर से अगेन नेशनल एजुकेशन सिस्टम में कई सारे ग्रोथ आया था कि जो कल्चर्स के लिए मतलब पढ़ाया गया था, और
जो भी हमारे विद्वान लोग थे उस टाइम के, बहुत ज़्यादा पहले है ना, संस्कृत वगैरह को थोड़ा प्रायोरिटी दिया गया था। और इसी के टाइम में मतलब नेशनल एजुकेशन में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। ओके। और कई हज़ारों स्कूल्स वगैरह, नेशनल स्कूल्स वगैरह बनाए गए थे, स्कूल्स और कॉलेज बनाए गए थे। अब रोल ऑफ लीडर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि लीडर्स जो होते इनके रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हर कोई एक चीज़ों में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो लाल बाल पाल, आपको पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, है ना, लाल बाल पाल हम जिसे बोलते हैं। इन लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, है ना। इन लोग को मुख्यतः इस क्लासेस में हमें पता चलता है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है, लाल बाल पाल का इम्पोर्टेंट रोल था इसमें। उसके साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, इन लोगों को भी हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स मिला था हमें, जिससे कि हम उस टाइम में लड़ पाए थे ब्रिटिश के खिलाफ। और उन लोगों ने मतलब लोगों को यूनाइट करने में वो लोग सक्सेस हो पाए थे। ओके। तो मतलब कोई भी एक, अगर हम पेटल की बात करें या कोई भी एक मूवमेंट हो गया, है ना, वो अगर चल रहा है या स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर अच्छा अगर लीडर हमारे पास नहीं है तो कोई भी मतलब सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए लीडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। उस टाइम में लोगों को अच्छा एक लीडर मिले थे, अच्छे लीडर मिले थे, जो कि मतलब अपने मन से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, इसीलिए मतलब हम सक्सेस हो पाए थे। अब इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हम बात करने वाले हैं कि इम्पैक्ट क्या था स्वदेशी मूवमेंट के। स्ट्रेट नेशनलिज्म, देशभक्ति का सब पूरी तरीके से इंडिया में भाव बढ़ चुका था, ठीक है। देशभक्ति का भाव बढ़ चुका था इंडिया में, देशभक्ति का भाव बढ़ चुका था। सभी लोगों ने मतलब देश प्रेमी हो गए थे इस मूवमेंट के बाद। और ब्रिटिश के खिलाफ जो हम लड़ सकते हैं, बट स्वदेशी मूवमेंट ने सभी को सिखाया कि हम खुद के देश में ब्रिटिश से हम ब्रिटिश के गुलामी कर रहे, तो हमें लड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था। और इस मूवमेंट के थ्रू हम मतलब इस एक चीज़ को हम जान पाए थे कि स्वदेशी मूवमेंट के जैसे और भी कई सारे मूवमेंट कर सकते हैं ब्रिटिश को कंट्रोल करने के लिए या इस देश से निकालने के लिए। ओके। ग्रोथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी हमने बात किया कि कई सारे इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हुए थे उस टाइम में, है ना। और भी कई सारे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टिस्को के बारे में बताया, राइट, टिस्को के बारे में बताया, बोरोलिन के बारे में बताया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CBI के बारे में बताया। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि मतलब फाइनेंशियल हो गया या गुड्स के हो गया, जीन्स वगैरह के लिए। उस टाइम में जीन्स बहुत ज़्यादा चलता था, तो हम फॉरेन कंट्री के हम यूज़ करते थे। तो उसके लिए मतलब हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे ब्रिटिश या इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री के साथ। और अभी मतलब हम लोग पूरी तरीके से अलग तरफ चल गए थे, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग पीपल, पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब सब पीपल, जो भी मतलब लोग थे उनके अंदर आ गया था, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, सभी लोग मतलब जान पाए थे कि हम खुद के देश में रह रहे हैं हमें, बट स्टिल अगेन ब्रिटिश हमें शासन कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, ये सभी लोग मतलब समझ पाए थे। सभी लोगों के बीच में ये घुल मिल गया था। तो ये सबसे बड़ी बात रही है स्वदेशी मूवमेंट की। ये इम्पेक्ट हमारे लिए आज भी कई सारी चीज़ें हमें सिखाती है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट से सीखने को हमें बाद में कई सारी चीज़ें मिल रही है, या उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट हुआ, जो गांधी का एरा जो स्टार्ट हुआ 1915 से लेकर 1947 के बीच में, इस टाइम पीरियड में भी इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर कई सारे मूवमेंट और भी हुए थे, है ना। तो ये मतलब एक इंस्पिरेशन बने थे ये जो मूवमेंट के जो लीडर्स वगैरह थे। और इसी मूवमेंट के सक्सेस ने या इसी मूवमेंट में जो हम सफल हुए थे, इसी कारण और भी कई सारे मूवमेंट में हम सफल हो पाए थे कि हमें एक कॉन्फिडेंस मिला था, कॉन्फिडेंस लेवल सभी का मतलब बूस्ट हो गया था उस टाइम पे, कि हम मतलब फर्स्ट टाइम था जो हम ब्रिटिश के खिलाफ मतलब लड़े थे और सक्सेस हो पाए थे। ओके। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्वदेशी मूवमेंट ही सबसे पहला एक ऐसा एक विद्रोह था, ठीक है, जिसमें मतलब हम इंडियंस ब्रिटिश के खिलाफ बहुत बड़ा एक विद्रोह था जिसमें हम सफल हो पाए थे। जैसे कि हमने कई सारे स्टेप्स वगैरह लिया था इसको सक्सेस करने के लिए, राइट, अच्छे लीडर्स वगैरह थे हमारे पास, तो ये एक रीज़न था। तो अभी हमारा एनलमेंट ऑफ पार्टीशंस है ना, जो है ना 1911 में, यानी कि 1911 में इसको एनलमेंट करना पड़ा था, यानी कि ब्रेक करना पड़ा था। ब्रिटिश मतलब हार गई थी इंडियन लोगों से, मतलब
इंडियन लोगों के सामने घुटने टेक दिए थे कि हम अब इसको कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे करके। ठीक है, पार्टीशन का कैंसिल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको किया था, बट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, नेशनल मूवमेंट हुआ था, है ना, जैसे कि बॉयकॉट किया गया था ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विस वगैरह को। तो इससे मतलब आर्थिक संकट में घुस गए थे ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश को कई सारे नुकसान हुआ था। तो इसीलिए मतलब ब्रिटिश ने इसको, इस प्लान को मतलब कैंसिल करना ही पड़ा था उनको मजबूरन होकर। तो कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है आपके लिए कि इसी स्वदेशी मूवमेंट है, इसी के ख़त्म होते ही मतलब ब्रिटिश ने ख़त्म करके कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक इसका जो कैपिटल है, मतलब इंडिया का कैपिटल है, वो शिफ्ट किया था कि अब अगर हम कलकत्ता में ज़्यादा दिन रहे तो और भी हमारे लिए ख़तरा होगा। ये सोच के उन लोगों ने कलकत्ता से दिल्ली तक देश का कैपिटल जो है इसको शिफ्ट कराया था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब किया था। ये आपके क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है, या अगर आपको मतलब याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगा कि जो स्वदेशी मूवमेंट है इसके तहत ही ये हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ने इसको किया था और इंडियंस के लिए एक बड़ा एक विक्ट्री था ये। ठीक है, तो इससे मतलब हमको सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है। तो ये विक्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में अगर आपका कोई भी लाइक डाउट्स वगैरह हो इस क्लास के ड्यूरिंग दिस क्लासेस, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। और आप कौन सी लैंग्वेज में मतलब ये जानना चाहते हो, आप अगर एसामीस में फुल्ली जानना चाहते हो तो एसामीस के लिए आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। और इंग्लिश में अगर चाहिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली, देन डू लेट मी कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। तो बाकी मतलब अभी हम मतलब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को लेकर कि ये मतलब क्वेश्चंस इस चैप्टर से, मतलब सेवा बोर्ड का जो एग्ज़ाम रहता है इसमें कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। जो भी मेट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम स्पेशली हम बताऊं तो आपको मतलब क्या करना है कि इस चैप्टर के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। जो भी कॉजेस थे, मतलब इसका कारण क्या था, लीडर्स के नाम वगैरह, टाइम पीरियड वगैरह आपको याद में रखना। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा था, मतलब जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना। कई सारे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि मान लो हमारे जो देश के लोग थे, मतलब उन लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ था। तो बाकी आप लोग मतलब देख लेना, कुछ भी अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप नंबर एक्सेस कर सकते हो। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है अभी हम बात करने वाले हैं कि पार्टीशन फेल टू वीकेंड नेशनलिज्म। ठीक है, पार्टीशन फेल टू वीकेंड नेशनलिज्म। ठीक है, ये मतलब नेशनलिज्म के कारण जो है पार्टीशन, मतलब नेशनलिज्म के सामने पार्टीशन फेल हुआ था। ठीक है, ये पूरी तरीके से फेल हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो था इसने मतलब फ्रीडम स्ट्रगल कई सारे मतलब स्ट्रेंथ दिया था। ठीक है, फ्रीडम इंस्पिरेशन दिया था कि हम अगेन, हम अगर ब्रिटिश के खिलाफ अगर अच्छे तरीके से लड़ेंगे तो ऑब्वियसली हम एक दिन सक्सीड हो पाएंगे। ओके, फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि ये फाउंडेशन था। ओके, फाउंडेशन था फ्यूचर मूवमेंट के लिए। तो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ सभी को धन्यवाद है इस क्लास को पूरी तरीके से लास्ट तक अटेंड करने के लिए। अगर किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बचे हुए हो सब्सक्राइब करने से, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखते ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। बाकी हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया है ना, यूट्यूब में तो ऑब्वियसली आप लोग फॉलो करना हमें मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।